हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल कोरो एजुकेटिव में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सिखिल सर आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स 11th के फर्स्ट पार्ट का वीडियो सेकंड पार्ट का वीडियो लेके आऊँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने यूनिट क्या होती है, यूनिट की ज़रूरत क्या है और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव्ड यूनिट कैसे निकालते हैं, ये सब डिस्कस किया था। यहाँ पे उसी के आगे से मैं डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आखिर डायमेंशंस क्या होती हैं। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आपको आनी चाहिए। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की को जब हम उनके फंडामेंटल यूनिट्स में लिखते हैं, यानी डिराइव्ड यूनिट्स में, तो उन सभी फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर होती है वही उस फिजिकल क्वांटिटी के उन बेस यूनिट्स की डायमेंशन कहलाती है। बेस यूनिट मतलब वही फंडामेंटल यूनिट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, मतलब डायमेंशन क्या है कि जैसे अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उनके बेस यूनिट के रूप में लिखा तो उनकी जो पावर्स होगी वही उस फिजिकल क्वांटिटी की के बेस यूनिट की डायमेंशन कहलाएगी। देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, समझते हैं जल्दी से। जैसे मान लो अगर हम कहें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की फिजिकल बेस यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ लेंथ, है ना? आप कितना डिस्प्लेस हुए, तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ लेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल, आप पढ़ते आ रहे, बहुत परेशान मत होना। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं मीटर, लेंथ मीटर, अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं मीटर, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। Therefore, we can write velocity मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम मीटर सेकेंड इनवर्स लिख देंगे। तो यहाँ पे मीटर एक बेस यूनिट है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो हम कहेंगे मीटर की बेस डायमेंशन की जो मीटर में लेंथ में जो पावर है वो 1 है, यानी लेंथ में जो डायमेंशन है वो 1 है। लेंथ में जो डायमेंशन है, डायमेंशन इन लेंथ कितनी है? 1 है। एंड डायमेंशन इन टाइम वो कितना है? वो -1 है। तो डायमेंशन यहां से एकदम क्लियर है आपको। डायमेंशन का क्या मतलब है? डायमेंशन टेल्स यू द any physical quantity. When we write any physical quantity into its base unit, the power of these base units is called the dimension of that physical quantity to that base unit. Clear? जैसे अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मीटर मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम जानते हैं, मास को हम जानते हैं किलोग्राम, एसेलरेशन को क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एसेलरेशन यानी त्वरण, ये आप 9th पे पढ़े होगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में आपको, आई होप। अब यहां पे इसको किलोग्राम लिख दो। वेलोसिटी को हम यहां निकाल चुके हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। तो यहां क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यू कैन राइट किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो हम कहेंगे फोर्स में मास की डायमेंशन 1 है, मीटर यानी लेंथ की डायमेंशन 1 है, और सेकेंड की डायमेंशन -2 है। अब क्वेश्चन ये उठता है, डायमेंशन एक्चुअल में क्या बताती क्या है? अगर हम यहाँ पे समझें अच्छे से, तो डायमेंशन एक्चुअल में ये बताती है आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस डायमेंशन यानी
उस बेस यूनिट पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। आप ऐसा सोचो, सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी की में लेंथ की डायमेंशन 1, इसका मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना ज्यादा चलेंगे वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए वो मीटर की एक पावर पे डिपेंड कर रही है ना। इसी तरह से सेकंड के इनवर्स है। सपोज करो हम लेंथ फिक्स करते हैं, हम लेंथ अगर फिक्स कर दें और टाइम, कोई बहुत तेज भाग रहा है कोई धीमे भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है जो तेज भाग रहा है वो कम समय लगाएगा। तो इसका मतलब है अगर सेकंड टाइम ज्यादा लग रहा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली उसकी घट जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन -1 है। अगर ज्यादा तेज घटती तो -2 होता है। जैसे यहाँ पे देखो सेकंड की डायमेंशन -2 है, तो इसमें जो फोर्स है वो ज्यादा तेज घटेगा टाइम के साथ, तो इसलिए -2। यहाँ पे किलोग्राम और जो मास है वो इक्वली घटेंगे, तो इसलिए किलोग्राम और मास के लिए कोई भी मतलब 1-1 है ना। मास बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो हमें फोर्स उतना मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मींस डायमेंशन क्या बताती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उन दिए गए बेस यूनिट पे किस तरह से निर्भर कर रही है। अगर हमको सोचो जरा, अगर हमको डायमेंशन पता चल जाए तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे कह दे कि सपोज करो ऐसे बोलते, इसको आप नोट कर लो तब तक, आई होप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ, हम आपसे कह दें कि डेंसिटी में जो मास की डायमेंशन है वो 1 है, मास की जो डायमेंशन है वो 1 है, और लेंथ की डायमेंशन -3 है, तो आप फॉर्मूला क्या लिख लोगे डेंसिटी का? डेंसिटी बराबर लिख दोगे, मास है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आया? तो डायमेंशन टेल्स यू द फॉर्मूला एंड आल्सो टेल्स यू हाउ द फिजिकल क्वांटिटी वेरीड। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब हम देखो डायमेंशंस अलग चीज है, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी के उसको हम इन बेस यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं। तो अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड यूनिट में लिखना आता है, जैसे फोर्स और हम लोगों ने वेलोसिटी कर लिया, तो एक्सीलरेशन से स्टार्ट करते हैं जल्दी, त्वरण या फिर एक्सीलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ए से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का हमें पता है, वो होता है फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। तो अब उसके बाद अगर हमें इतना पता चल गया तो देखो मीटर में उसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या है, एल, तो एल लिख दो, अपॉन सेकेंड में देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी, और सेकेंड का स्क्वायर है तो T2 ऐसे लगाना, ये गलती मत करना अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा LT-, समझ में आया? इसी तरह से अगर हमें डेंसिटी का पूछ ले, जल्दी करते हैं थोड़ा थोड़ा, डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अभी निकलवाया था ऊपर। किलोग्राम का हो जाएगा, देखो किलोग्राम का m, तो m लिख दो, अपॉन मीटर क्यूब का L3, ये हो जाएगा ML-, ये क्लियर होगा आई होप। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें वर्क का अगर हम आपसे कहें तो वर्क का क्या होता है, बोलो। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का हम लोग पता चल चुका है, फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला m, मीटर ऊपर है, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला L2, और सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला T2, तो ये हो जाएगा ML2T-2। अच्छा, इसकी वर्क की एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है, मतलब सॉरी फिजिकल यूनिट और होती है, क्या होती है, जूल। SI यूनिट वर्क की क्या है, जूल। मैंने इसके फर्स्ट
पार्ट में बताया है कि एसआई यूनिट क्यों जरूरी है, क्यों सारे कंट्रीज मिलकर के उन्होंने एक फिक्स क्वांटिटी फिक्स यूनिट डिसाइड की। उसी तरह से उन्होंने वर्क को जूल कहा, वर्क की फिजिकल यूनिट क्या कहा, जूल। ठीक है, तो दिस इज एन एसआई यूनिट। तो आप नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ, मैं ये वर्क अभी रफ नहीं करूंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ा चीज है, इसको आप नोट कर लो। अच्छा चलो, इसके बाद है, अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी की यूनिट बताओ, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी भी तो वर्क ही है, मतलब कितनी कैपेसिटी है किसी वर्क को करने की, दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? कितनी कैपेसिटी है किसी वर्क को करने की, दैट इज एनर्जी। एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एनर्जी। तो यानी इसकी भी यूनिट जूल ही होती है। तो फिजिकल जो इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी यही होगा, mL2T-2। ठीक है, तो ये समझना आपको कि बहुत सारी फिजिकल यूनिट की सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकते हैं। जैसे एक और आप देखो, अभी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। टॉर्क, टॉर्क अभी आप पढ़ोगे, है ना, आगे चैप्टर में टॉर्क क्या होता है। मैं फिलहाल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। टॉर्क होता है, मैं ऐसे लिखता हूँ, टॉर्क R क्रॉस F। अब ये क्रॉस क्रॉस के चक्कर में ना पढ़ो, आप मल्टीप्लाई मत सोचो, ठीक है। अभी आप केवल मल्टीप्लाई सोचो, आगे पढ़ोगे तो धीरे धीरे जानोगे। R लेंथ है, F फोर्स है, तो लेंथ की फिजिकल यूनिट बोलो, लेंथ की फिजिकल यूनिट मीटर, और F क्या है, F फोर्स है, तो F फोर्स की फिजिकल यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो M क्या है, तो यहां पे देखो वही हो जा रहा है क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2। तो अगर आप देखोगे ना यार, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की सेम है। टॉर्क का भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला है जो वर्क का है। ऐसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटी होंगे, ऐसे ही है ना, ऐसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो वो बहुत परेशान आपको नहीं होना, आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो एक दो चीज ध्यान देने वाली बात है, आप बगल में नोट कर लेना कि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी का जिनका अपनी मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। टॉर्क इज अ डिफरेंट थिंग समथिंग, एंड वर्क इज अ डिफरेंट थिंग, एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट पार्ट, मतलब ठीक है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, तो तब भी इन सभी के फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, मीनिंग फिजिकल मीनिंग दोनों की फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग है, बट इनकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है। ओके, तो ये आप बगल में लिख लेना कि ऐसा हो सकता है। और अब ये वर्क और ये पूरा नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, अगर हम लोग ये सोचते, एक और मैं निकलवा देता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा। जैसे एक क्वांटिटी होती है, आगे भी पढ़ोगे, शायद पढ़ के भी आए होगे, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है कि जैसे इसको हम लोग जैसे फोर्स बराबर लिखते हैं G(m1m2/r) का स्क्वायर। क्या है पहले थोड़ा समझ लो, हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर एक अलग से चैप्टर है इसका। मान लो एक दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के सेंटर को मिलाती हुई लाइन की बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन he tells us that the force between us due to their mass is the gravitational force and this is equal to the G(m1m2/r) का स्क्वायर। तो ये होता है। अब अगर आपसे इसमें g की यूनिट पूछ ले तो दिस इज Fg(r²/m1m2) हो जाएगा। अब Fg कुछ नहीं है, फोर्स ही तो है, तो फोर्स का तो यूनिट हम लोग जानते ही है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। R2 क्या है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ही तो है, और m1 m2 किलोग्राम है, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ठीक है।
अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, एम एल टी माइनस 2, इसका L2 और अपॉन kg यानी M2। तो ये M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M माइनस 1 L1 L2 यानी L3 T माइनस 2। ठीक है, ये समझ में आया? आई होप ये क्लियर होगा। तो इसके बाद अगर आप देखो तो जी आप ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हो अपने मन से। मैं कुछ बोल देता हूँ या आपको एक घर के लिए दे देता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करो, लेकिन ये जो मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी अब दे रहा हूँ घर से करने के लिए, इसको पहले नोट कर लो। हो गया नोट? मैं मिटा रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूँ, उसको आप घर से करके लाना। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ। इसमें जैसे मैं आपको दे दे रहा हूँ, कुछ दे दे रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सिंपल, ज़्यादा परेशान मत होना। मान लो फर्स्ट मैं आपको दे देता हूँ मोमेंटम। मोमेंटम P से निकलते हैं, P इक्वल टू mv होता है। तो निकाल के देख करना, घर पे करना। आप लोग कमेंट करके बताना आपका, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि आप कमेंट में इन सब के आंसर लिखकर दोगे, ठीक है? आपको केवल डायमेंशन फॉर्मूला लिख करके देना है, ठीक है? तो आप कुछ भी MLT2 लिख देना है ऐसे, तो ऊपर पावर में लिखने की जरूरत नहीं, जैसे ऐसे लिख सकते हो MLT2, तो हम समझ जाएंगे। ऐसे ML2T हम भी ऐसे भी समझ जाएंगे, ठीक है? तो आप जैसे भी कमेंट करके बता देना हमको। तो इसके बाद है और क्या दे दें? मोमेंटम हो गया, एक होता है चार्ज यानी Q बराबर I इंटू टी होता है। एक होता है थर्ड है गैस कांस्टेंट। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला कहाँ से आएगा, PV बराबर nRT, वहां से निकालना। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है कैसे निकालना है। दिस इज गैस कांस्टेंट। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, एंड नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स की कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर करेंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। दिस इज गैस कांस्टेंट, ठीक है ना? तो चलो इतना आप करके, इतना ही बस बताओ, और बाकी जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते जाओगे मैं उसके डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखाता जाऊंगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो आप इसके बता देना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक चीज़ और बताना था आपको कि बहुत कभी जैसे आपसे कहा जाए कि चेंज इन वॉल्यूम, ये मैं आपके आगे एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला है तो वहां पे इसको डिस्कस करूंगा। चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V है, तो डेल्टा V बराबर लिखते हैं V2 माइनस V1, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखेंगे। तो जैसे आपसे कहा जाएगा डेल्टा V की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा V का भी वही डायमेंशन, क्योंकि V2 का भी वही है, V1 का भी है। और अगर हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसका जो एप्लीकेशन की मैं जब बात करूंगा तो मैं इसमें बात करूंगा कि कभी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सेम फिजिकल क्वांटिटी से माइनस हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मास कभी एक्सेलरेशन से माइनस हो जाए या वेलोसिटी कभी फोर्स से प्लस हो जाए, है ना? तो V2 माइनस V1 और V2 माइनस V1 तो है। अगर हम कहें डेल्टा V की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वो तो मीटर क्यूब ही होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला L3। इसी तरह से अगर आपसे कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, तो ऐसा मत करने लगना चेंज इन टेम्परेचर कहते तो ऐसे लिखने लगो थीटा माइनस थीटा तो इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? इसकी डायमेंशन चेंज इन टेम्परेचर इज थीटा, चेंज इन टेम्परेचर इज थीटा नॉर्मल, ठीक है? तो इस तरह से अगर कभी चेंज आ जाए या फिर जोड़ना हो, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो मैं यहीं पे अभी रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशंस की बात करूंगा। एप्लीकेशन का क्या मतलब है, हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सी एरर को चेक कर सकते हैं फॉर्मूले के, हम लोग कुछ नए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।
तो वो किन किन कंडीशंस में डिराइव कर सकते हैं, कब डिराइव कर सकते हैं, वो सब डिस्कस होगा, बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। मैं प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स भी उठाऊंगा जो कि आईटी या नीट्स में उठे होंगे, आए होंगे, तो मज़ा आएगा। अगर आप इसको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहोगे तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, हो सकता है विद इन। तो ठीक है, तो आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सारे कमेंट पढूं और उसके आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं। विद इन 2 डेज आपको नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझने के लिए इस पूरे वीडियो को आप पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो एक बार देख लो, है ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके गाइस, पढ़ते रहो, गुड लक।